हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है रागों का वर्गीकरण। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राचीन काल में रागों का वर्गीकरण जो है वो आपको समझाया था। आज हम मध्यकाल में रागों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। वर्गीकरण जो है प्राकृतिक नियमों का हिस्सा है। ठीक है, मनुष्य में भी वर्गीकरण की प्रवृत्ति का परिचय हमें प्राचीन काल से ही मिलता है। आदिकाल से ही प्रकृति के कण कण में वर्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में वर्गीकरण है। आप अपने चारों तरफ की चीज़ों में भी वर्गीकरण देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन में ही आता है। ठीक है, सभी चीज़ों का एक नाम थोड़ी ना है। सब चीज़ों को उनके काम के अकॉर्डिंग उनको वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो इसी तरीके से म्यूज़िक में भी, संगीत में भी वर्गीकरण आता है। तो लास्ट वीडियो में आपने प्राचीन काल वर्गीकरण पढ़ा था, तो अब हम इस वीडियो में अपना मध्यकालीन रागों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। ठीक है, तो ये कौन से राग होते हैं, आपने प्राचीन काल में भी पढ़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में भी इन रागों का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो उसको कॉन्टिन्यूटी में करते हुए मध्यकालीन में भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, मध्यकाल में भी शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग का यह विभाजन प्रचलित रहा और इसके अर्थ में भी परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन काल में जो इनकी डेफिनेशंस थी वही मध्यकाल में भी एज इट इज़ रही। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि इसके मानने वाले धीरे धीरे कम होते गए। आपको शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग के मीनिंग प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, जो प्राचीन काल में मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद सेकंड आ जाता है मेल राग वर्गीकरण। मेल राग वर्गीकरण वो वर्गीकरण होता है कि संगीत के इतिहास के मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण का प्रचलन हुआ। आधुनिक थाट राग मेल राग वर्गीकरण का ही विकसित रूप है। मीन्स जो आधुनिक थाट राग है वो मेल राग वर्गीकरण से ही निकला हुआ है, उसी का ही स्वरूप है, उसी से ही विकसित हुआ है। जिस प्रकार आजकल थाट राग वर्गीकरण प्रचलित है, उसी प्रकार मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है राग रागिनी वर्गीकरण। ठीक है, यह जो वर्गीकरण है ये हमारी धार्मिक भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी पद्धति के मूल में धार्मिक भावना आती है। 5 रागों की उत्पत्ति कहते हैं, जैसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि 5 रागों की उत्पत्ति भगवान शंकर से और छठे राग की उत्पत्ति पार्वती जी से हुई, ऐसा माना जाता है। संगीतज्ञों ने रागों का संबंध देवी देवताओं से जोड़ा था। इस प्रकार जिन रागों में उन्हें पुरुषत्व की झलक दिखाई देती है उन्हें राग, और जिनमें स्त्रीत्व की झलक दिखाई दी उसे रागिनी माना गया। मीन्स कि रागों को भी डिवाइड कर दिया मेल फीमेल में। कहने का मतलब पुरुषत्व का मतलब होता है जिसमें मेल की झलक दिखाई देती है वो राग, और जिसमें फीमेल की झलक दिखाई दी उन्हें रागिनी कहा गया। इस प्रकार राग रागिनी प्रथा का जन्म हुआ। इस वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य 6 राग, प्रत्येक राग की 6 रागिनियाँ, प्रत्येक रागिनी के 8 पुत्र और 8 पुत्र वधुएं मानी गई, परंतु इनमें से भी एक मत कभी भी नहीं रहा। इसके बारे में 4 मत प्रमुख हैं, जिसमें सब जो निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है सोमेश्वर अथवा शिव मत। इसका मतलब है इस मत में 6 राग हैं, श्री, बसंत, भैरव, पंचम, मेघ और नट नारायण। ये 6 राग इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से प्रत्येक को 6 रागिनियों तथा 8 पुत्र वधुओं के अंतर्गत बांटा गया। ठीक है, मतलब इनके सब पार्ट्स कर दिए गए। इसके बाद सेकंड आता है कृष्ण अथवा कल्लीनाथ मत। इसमें क्या होता है, इस मत के भी 6 राग हैं।
प्रत्येक की 6 रागिनियाँ यानी कुल 36 रागिनियाँ तथा 8 पुत्र राग माने जाते थे। इस मत के अनुसार 6 राग तो वही हैं जो सोमेश्वर मत के हैं, परंतु रागिनियों व पुत्रों के रागों में अंतर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है भरत मत। इस मत के अनुसार 6 राग, प्रत्येक की 5-5 रागिनियाँ, 8 पुत्र राग तथा 8 पुत्र वधू रागिनियाँ मानी जाती थी। इनके 6 राग इस प्रकार थे: राग भैरव, राग मालकोंस, राग हिंडोल, राग श्री, राग दीपक तथा राग मेघ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हनुमत मत। इसके बाद 4 मत में से लास्ट आ जाते हैं हनुमत मत। इस मत वाले भी भरत मत की तरह 6 राग जैसे राग भैरव, राग मालकोंस, राग हिंडोल, राग श्री, राग दीपक तथा मेघ रागों को मानते थे, परंतु उनकी रागनियों, पुत्र रागों तथा पुत्र वधू रागनियों में भी अंतर आता था। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारे राग रागिनी वर्गीकरण के 4 मत आए। इस प्रकार राग रागिनियों की वंशावली चल पड़ी थी, परंतु आगे चलकर किन्हीं भी वर्गीकरणों में समानता नहीं रही, लेकिन राग रागिनी पद्धति में रागों का वर्गीकरण स्वर साम्य, स्वर स्वरूप या दोनों को ध्यान में रखकर किया गया था। मीन्स की पद्धति में ये वंशावली में समानता नहीं रही, वर्गीकरण में समानता नहीं रही, इस तरीके की वंशावली चल पड़ी थी, लेकिन पद्धति में स्वर साम्य मतलब स्वर की समानता, स्वर स्वरूप स्वर का जो स्वरूप हम बनाते हैं, या दोनों को ध्यान में रखकर आगे इसका प्रयोग किया गया था। ये इसका मतलब है। तो बच्चों, यहाँ आपका मध्यकालीन राग में रागों का वर्गीकरण, मध्यकाल में रागों का वर्गीकरण फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसको याद करिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ इसमें से टॉपिक जरूर आता है। कई बार पूरा टॉपिक आ जाता है रागों का वर्गीकरण, या कभी एक पर्टिकुलर पार्ट का आ जाता है। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से तैयार करिएगा और समझिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।